हम लोग साउंड के बारे में स्टडी करेंगे, क्लास 9। ओके, तो साउंड होता क्या है बता सकते हो तुम लोग? तो साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी साउंड का अगर डिफिनेशन हम लोग लिखना चाहें, जो हम बोल रहे हैं और तुम लोग सुन रहे हो, ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? साउंड की वजह से ही हुआ। ठीक है, तो साउंड एक्चुअली एनर्जी का ही एक रूप होता है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे अगर हम बहुत बड़ा सा बम रखे और इसको विस्फोट कर दे तो क्या होगा? जो ग्लास है सब टूट कर गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? ये टूटेगा तभी जब उसमें कुछ एनर्जी होगा, एनर्जी ही किसी काम को कर सकता है। तो ये शीशा टूटने का मतलब हुआ कि इस जो साउंड निकला उस साउंड में एनर्जी था। तो साउंड भी एक एनर्जी का फॉर्म ही होता है। इट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी that gives us sensation of hearing। यह हमें सुनने की कैपेबिलिटी देता है। ठीक है, और ये जो साउंड है वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है। वेव क्या होता है इसके बारे में लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला इसका दूसरा प्रॉपर्टीज क्या लिखते हैं? इट इज ट्रैवल it travels in the form of wave। ठीक है, और साउंड के बारे में क्या जानते हो? तो साउंड का जो स्पीड होता है ना, वो कितना होता है? स्पीड ऑफ साउंड ये अप्रॉक्सीमेटली 0 डिग्री सेल्सियस पे ये 332 मीटर पर सेकेंड के अप्रॉक्स में होता है। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका स्पीड बढ़ता जाएगा। अगर हम रूम टेम्परेचर पे ले लें, रूम टेम्परेचर अगर हम लोग यूज करें तो उस कंडीशन में जो साउंड का स्पीड होगा वो थोड़ा बढ़ जाएगा, यानी वो अप्रॉक्स 340 मीटर पर सेकेंड के आसपास होगा। ठीक है, अब हमें एक इसमें टर्म आया है वेव। इस वेव के बारे में पहले हमें जानकारी प्राप्त करनी है, वेव होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर साउंड पे आएंगे। तो वेव का अगर हम डिफिनेशन कहें, अगर हमें लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? तो वेव इज ए ट्रैवल ऑफ डिस्टर्बेंस। जब हम किसी चीज़ में डिस्टर्बेंस उत्पन्न करते हैं, जैसे मान लो एक रस्सी हम लोग को दीवार से बांध दिए या वो खिड़की से बांध दिए, ठीक है, और दूसरी साइड से हम हाथ से इसे झटका दिए उसको, तो क्या होगा? ऐसे ऐसे करता हुआ एक स्ट्रक्चर बनेगा और वो मूव करता हुआ वहाँ तक जाएगा, है ना। तो इसी को हम लोग वेव कहते हैं। जब हम उसमें डिस्टर्बेंस पैदा किए तो वो मूव किया, लेकिन उसमें पार्टिकल्स मूव नहीं करता। ऐसा नहीं कि जो यहाँ वाला रस्सी मेरे हाथ में था वो उड़ के चला गया वहाँ पे, रस्सी वो हाथ में ही रहेगा, हर रस्सी अपने प्लेस पे ही रहेंगे, लेकिन जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होकर उस जगह तक, इंड तक चला गया, लास्ट इंड तक चला गया। इसी को वेव बोलते हैं। वेव में पार्टिकल मूव नहीं करता, अपने प्लेस से डिस्प्लेस नहीं होता, बस अपने ही जगह पे अगर ऊपर नीचे या आगे पीछे होता है, लेकिन वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर परमानेंटली वो डिस्प्लेस नहीं हो पाता। ठीक है, तो उसी को वेव कहते हैं। वेव इज ए ट्रैवल ऑफ डिस्टर्बेंस, is a travels of disturbance। ये क्या है? डिस्टर्बेंस जो ट्रैवल करे, लेकिन पार्टिकल ट्रैवल नहीं करता, बस अपने पोजीशन पे ही अप डाउन या आगे पीछे होगा। ऐसा फिगर के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट एक वॉल है, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक रस्सी को बांधा हुआ है
यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और यहाँ से हमने उसको हिलाया, यहाँ से पकड़ के उसको हमने जर्क किया, ठीक है, जर्क दिया तो क्या होगा, ये स्ट्रिंग के जो पार्ट्स हैं वो अप डाउन होते हुए एनर्जी को इस वाल तक पहुँचा देंगे। ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बना के इसके साथ इसको जोड़ देते, एक रिंग समझ लो, लोहा का रिंग है, उसके साथ रस्सी को जोड़ देते तो क्या होता, वो भी उछलने लगता है। जब यहाँ से वेव पहुँचता है यहाँ पे वॉल के पास तो वो ऊपर नीचे हो जाता और फिर गायब हो जाता, थोड़ी बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाता वो पूरे में। तो इसी को हम लोग वेव बोलते हैं। वेव का जो पार्टिकल, दैट मीन्स जो पॉइंट ए पे जो रस्सी था, स्ट्रिंग था, वो स्टिल वहीं पर रहा है, वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ उधर। बी पे जो भी स्ट्रिंग का जो पार्ट था वो वहीं पर है, लेकिन एनर्जी देखो, एनर्जी तो हम यहाँ दिए थे, लेकिन एनर्जी क्या हो गया, ट्रांसफ़र होके इस दीवार तक चला आया जहाँ वो कनेक्टेड था, लास्ट एंड पे पहुँच गया। तो इसी को वेव बोलते हैं। एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाए लेकिन पार्टिकल ट्रांसफ़र ना हो, वहीं पर रहे, ठीक है। अब एक तरह का ये तो स्ट्रिंग वाला हो गया, और एक मान लो स्प्रिंग भी है। सपोज दैट हम यहाँ पे स्प्रिंग कनेक्ट कर दिया हमने वॉल के साथ। अब हम इस स्प्रिंग को भी अगर खींच के छोड़े तो क्या होगा, आगे पीछे होगा, एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, है ना, एक जगह से दूसरी जगह तक। तो ये स्प्रिंग है हमारा, ये स्प्रिंग। इन दोनों के बारे में भी हम लोग आगे भी काम, इसका डायग्राम का यूज़ पड़ेगा, इसलिए हम साइड में बना दिए हैं। अभी हम लोग इसके टाइप्स के बारे में स्टडी करते हैं। वेव्स बताया था दो तरह का होता है, एक मैकेनिकल वेव्स और दूसरा नॉन मैकेनिकल बोलो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलो, ठीक है। तो इसके टाइप्स देखते हैं वेव्स के। पहला है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव मैकेनिकल वेव किसे कहेंगे, ऐसे वेव जिसको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, मटेरियल मीडियम होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे साउंड भी एक मैकेनिकल वेव ही है। अगर हम यहाँ से हवा हटा दें, यहाँ से बीच से जो हमारे और तुम्हारे बीच जो एयर है उसको हटा दिया जाए, वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए, तुम कितना भी ज़ोर ज़ोर से बोलते रहेंगे तुम लोग सुन नहीं पाओगे, क्योंकि साउंड यहाँ से वहाँ तक ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो ऐसे जितने भी वेव्स जिनको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए, उसको हम लोग मैकेनिकल वेव कहते हैं। तो इट्स रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। इसके बारे में अगर हमें लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, इट रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। विदाउट मीडियम वैक्यूम में ये ट्रैवल नहीं कर पाएगा, इसकी स्पीड ज़ीरो हो जाएगा। इन वैक्यूम इट कैन नॉट ट्रैवल। ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि ये जो नॉन मैकेनिकल वेव है और ये जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं, उसके मुकाबले मैकेनिकल वेव का स्पीड कम होता है। ठीक है, ये बहुत ही इसका स्पीड कम रहेगा। जैसे साउंड का स्पीड 332 है, 332 के आसपास, 340। तो ये स्पीड उस रेडिएशन, उस मैकेनिकल वेव के मुकाबले बहुत ही कम होता है। उसके बाद भी जब हम लोग स्टडी करेंगे तो देखेंगे उसका स्पीड कितना होता है। मैकेनिकल वेव का तो पता चल गया, साउंड एक हमारे पास मैकेनिकल वेव है जिसका स्पीड 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में पढ़ेंगे तो उसका स्पीड भी हम बताएंगे। तो इन वैक्यूम में ये ट्रैवल नहीं कर सकता और इसका स्पीड मच स्लोअर होता है। स्पीड इज मच स्लोअर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
उसके बाद हम लोग इसका एग्जाम्पल भी देख लो। एग्जाम्पल में हम लोग साउंड को ले सकते हैं। साउंड का स्पीड कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। कितने डिग्री? 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन अगर हर 1 डिग्री सेल्सियस पे, ध्यान रखना, हर 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो 0.6 मीटर इसका स्पीड बढ़ता जाता है। ठीक है, हर 1 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 डिग्री सेल्सियस अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो स्पीड कितना बढ़ेगा इसका? 0.6 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मान लो 10 डिग्री बढ़ा दिए, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे था, हम पूछे कि 10 डिग्री सेल्सियस पे कितना टेम्परेचर कितना स्पीड होगा, तो 0.6 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 6 मीटर बढ़ जाएगा। यानी 32 में हम 6 जोड़ देंगे, 338 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसे वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड, मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रोपोगेशन। जैसे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रेडिएशन जिनसे निकलता है, जैसे यूरेनियम हो गया, एक इलेक्ट्रो रिएक्टिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रो रिएक्टिव एलिमेंट्स में से हमेशा रेडिएशन निकलता रहता है। वो रेडिएशन को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। लाइट है, लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि सन से जो लाइट हमारे तक पहुंचता है, बीच में ऐसे काफ़ी स्पेस है जो बिल्कुल वैक्यूम है, वहाँ पे एयर भी नहीं है। तो वहाँ से लाइट कैसे आ जाता है? बिकॉज वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स के लिए हमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मीडियम होगा उसमें भी ट्रैवल कर लेगा, और जितना डेंस मीडियम होता जाएगा उतना उसका स्पीड कम होता जाएगा। जितना वैक्यूम रहे, जितना कम डेंसिटी, ऑप्टिकली कम डेंस रहे, उतना ही ज़्यादा फास्ट वो और ट्रैवल करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो ये इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, ये मच फास्टर होते हैं, फास्टर देन मैकेनिकल वेव। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं और लाइट, रेडिएशन, लाइट का स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये समझ जाओ कितना ज़्यादा है, ये करीब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के इसका स्पीड है। ये साउंड के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा है। साउंड एक मैकेनिकल मीडियम था, मैकेनिकल वेव था, उसके लिए ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत थी। बट ये न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है, और इसकी स्पीड उससे बहुत ही ज़्यादा है। तुम देखोगे जब बारिश के मौसम में क्या होता है, जब बिजली और कड़कता है तो आवाज़ आता है लेट से, और बिजली लाइट पहले पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है? क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, उस तुरंत चला आता है, और साउंड पीछे से आ रहा होता है। कुछ सेकंड बाद, 10-15 सेकंड बाद साउंड सुनाई देता है। ठीक, और ऑर्डर लिखना चाहें तो स्पीड का जो ऑर्डर है सबसे ज़्यादा होगा वैक्यूम में, इन वैक्यूम, इन वैक्यूम। वैक्यूम का स्पेलिंग देख लेना, CWU होता है। हम लोग जनरली क्या लिखते हैं? VACCU लिख देते हैं, लेकिन होता क्या है? VACWM। तो सबसे ज़्यादा स्पीड वैक्यूम में होता है, और वैक्यूम के बाद गैस वाले जो मीडियम आएगा उसमें होगा, लेकिन वो वैक्यूम से कम स्पीड होगा। और जैसे ही हम लोग लिक्विड में आएंगे और भी स्पीड कम हो जाएगा,
क्योंकि ये ऑप्टिकली ज़्यादा डेंसर मीडियम होते हैं। लिक्विड से गैस सॉलिड में आएंगे तो स्पीड और भी कम हो जाएगा, लगभग ना के बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही अगर हम मैकेनिकल वेव की बात करें, डैट मीन्स अगर साउंड की स्पीड की बात करें तो उल्टा होगा। साउंड का सबसे ज़्यादा स्पीड सॉलिड में होगा। साउंड के लिए भी लिख देते हैं साउंड का जो स्पीड होगा वो सबसे ज़्यादा होगा किसमें? सॉलिड में। सॉलिड से कम होगा लिक्विड में, और लिक्विड से भी कम होगा गैस में, और वैक्यूम में तो जीरो होगा। वैक्यूम में साउंड का स्पीड जीरो होगा, उसमें ट्रेवल ही नहीं कर सकता। लॉन्गिट्यूडिनल वेव तो ऐसा वेव जिसमें वेव जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स भी आगे पीछे हो रहे हैं, उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलेंगे। डैट मीन्स जैसे ये स्प्रिंग वाला कंडीशन ले लेते हैं, स्प्रिंग वाले को अगर मैं खींच के अगर छोड़ूं तो क्या होगा? इसमें एनर्जी भी इधर ही ट्रांसफ़र होगा और पार्टिकल्स भी इधर ही आगे पीछे होगा। तो इस तरह का जो वेव होता है जिसमें एनर्जी और पार्टिकल्स दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करें, उसको हम लोग क्या करते हैं, मतलब आगे पीछे हो, मूव करें, उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। डैट मीन्स इसको अगर छोड़े तो क्या होगा? वेव इधर जाएगा, वेव इस साइड जा रहा है, और पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में जाएंगे। पार्टिकल्स भी आगे पीछे इसी डायरेक्शन में होंगे, अपने पोजीशन को तो चेंज नहीं करेंगे, फाइनली अपनी पोजीशन पे आएंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाते हैं और एनर्जी उससे ट्रांसफर होता चला जाता है। तो ये जो पार्टिकल्स होगा दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इस तरह के वेव को हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं, यानी इनके बीच एंगल 0 डिग्री का बनता है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का मोशन उसी डायरेक्शन में वेव का मोशन। तो इस तरह के, तो हम लोग इसको डिफिनेशन में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? डायरेक्शन ऑफ वेव इज सेम as the direction of particles। ठीक है। साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव का ही एक एग्जाम्पल है। साउंड, ठीक है। और एक होता है ट्रांसवर्स वेव, ये था लॉन्गिट्यूडिनल वेव। दूसरा है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि वेव अगर हॉरिजॉन्टल, जैसे एक एग्जांपल देख लो, इसमें वेव कैसे ट्रेवल कर रहा है? वेव तो यहाँ से, यहाँ हम जो एनर्जी दी है इसको, वो एनर्जी ट्रांसफ़र होकर यहाँ तक पहुँचा, ए से बी तक चला, यहाँ तक चला आया। तो वेव का तो मोशन इधर ही हुआ है, लेकिन पार्टिकल ऊपर नीचे हुआ है। पार्टिकल उसी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऐसे मूवमेंट कर रहा है। तो यानी पार्टिकल का जो मोशन है वो इसके परपेंडिकुलर हुआ है, पार्टिकल ऊपर नीचे और वेव आगे, ठीक है। वेव आगे जा रहा है, पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इनके बीच जब 90 डिग्री का एंगल बने, वेव, ये वेव का डायरेक्शन है और ये पार्टिकल्स के मोशन के डायरेक्शन है, तो इनके बीच जब 90 डिग्री का एंगल बनता है, उस तरह के हम लोग वेव को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ वेव, एंगल बिटवीन wave and direction of particle, कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव।
ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल और वेव एक ही डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, और ट्रांसवर्स वेव में वेव का मोशन और पार्टिकल्स का मोशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स, सपोज दैट ये हमारा ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। तो इसमें ये मीन लाइन हो गया, इससे ऊपर मीन पोजीशन, इससे ऊपर इससे नीचे ऐसे ट्रेवल कर रहा है, तो ये ऑब्वियस सी बात है ये ट्रांसवर्स वेव ही होगा, इसी में अप डाउन होता है ऊपर नीचे। तो इसमें ये जो सबसे ऊपर वाला पोजीशन है, चाहे वो मीन पोजीशन से सबसे ऊपर ये मीन पोजीशन है, या सबसे नीचे, यानी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं, चाहे ऊपर में हुआ हो या नीचे में हुआ हो। ये सारे क्या हैं, ए बी सी डी, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, और जो नीचे वाला लाइन होता है उसको हम लोग ट्रफ बोलते हैं, यानी जो मीन पोजीशन से नीचे सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको हम लोग ट्रफ बोलेंगे, और मीन पोजीशन से सबसे ऊपर वाला जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको हम लोग क्रेस्ट बोलेंगे। तो इस तरह से वेव्स में बहुत सारे क्रेस्ट बने हैं, यहाँ भी बना है, ये भी क्रेस्ट है, इधर भी, और आगे बढ़ाते तो और एक क्रेस्ट बनता। उसी तरह से ट्रफ भी एक है, दो है, और आगे बढ़ाते तो और भी ट्रफ बनता, ठीक है। तो क्रेस्ट एंड ट्रफ तो समझ गए, जो मैक्सिमम मीन पोजीशन से ऊपर वाला जो पॉइंट होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसको हम लोग, उस पॉइंट को हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो मीन पोजीशन से सबसे ज़्यादा निचला जो पोजीशन होता है डिस्प्लेसमेंट का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रफ। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है वो समझ लो। तो एम्पलीट्यूड बताया था तुम लोग को, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, डैट मीन्स ये मीन पोजीशन से ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया इसी को एम्पलीट्यूड बोलेंगे। ये 1 मीटर हो, आधा मीटर हो, 25 सेंटीमीटर हो, तो जो एम्पलीट्यूड होगा वो ये लेंथ होगा, ऊपर वाला लो या नीचे वाला लो, ठीक है। उसको लेंथ से मतलब है, एम्पलीट्यूड जो है लेंथ से उसका मतलब है। अब वो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन इधर साइड, किसी भी साइड में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलेंगे। और एम्पलीट्यूड एक्चुअली लेंथ है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर। जो लेंथ का ऐसा यूनिट होता है वही इसका भी ऐसा यूनिट होगा। तो इसका अगर ऐसा यूनिट हम लोग मेजर करें तो वो हमें मीटर में करना होगा। ऐसा यूनिट होता है मीटर, ठीक है। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, ए से। बाई ए। अब एम्पलीट्यूड तो क्लियर हो गया। अब दूसरा है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। वेवलेंथ होता है दो कंसेक्यूटिव्स क्रेस्ट ले लो या दो कंसेक्यूटिव्स ट्रफ ले लो, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। जैसे ए और सी, मान लो ए और सी के बीच का जो लेंथ होगा उसको हम लोग वेवलेंथ कहेंगे। या फिर बी और डी भी ले सकते हो। दो कंसेक्यूटिव्स ट्रफ या दो कंसेक्यूटिव्स क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ होता है। ये भी वेवलेंथ हो सकता है, ये बराबर ही होते हैं, ठीक है। अगर इस वेव को और आगे बढ़ाते हैं तो और भी निकलता। तो डिस्टेंस बिटवीन
2 consecutives crest और 2 consecutives ट्रफ। ठीक है, और ये भी लेंथ ही हो गया, तो लेंथ इसका भी SI यूनिट क्या होगा, मीटर ही। ये भी तो लेंथ ही है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया, तो इसका भी SI यूनिट होगा मीटर। SI यूनिट होता है मीटर। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाई लैम्डा। इसको लैम्डा पढ़ते हैं, इसको ध्यान रखना, ये जो साइन है वो लैम्डा का साइन है, और लैम्डा अगर दिया हो तो समझ जाओ कि वेवलेंथ दिया हुआ है, और वेवलेंथ का SI यूनिट मीटर। ठीक है, और भी बहुत सारे टर्म्स है, उसको भी हम बताएंगे। पोजीशन क्या होता है, ओसिलेशन। ओसिलेशन होता है जब वेव अपना एक कंप्लीट साइकिल पूरा कर ले। ठीक है, जैसे मान लो जो पार्टिकल्स इस पॉइंट पे हो, सपोज दैट ये कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट पे कोई पार्टिकल्स है और यहाँ से वो मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो मूव किया, फिर यहाँ पे क्या हो गया, फिर से वापस मीन पोजीशन पे आ गया, लेकिन इसका डायरेक्शन उल्टा है, इस बार वो नीचे जा रहा है, तो इसको कंप्लीट साइकिल नहीं मानेंगे। फिर इसको नीचे आने दो, फिर जब यहाँ पे पहुँचेगा Q पे, तब ये P के जैसा ही उसका भी पोजीशन होगा। देखना यहाँ पे भी क्या था, मीन पोजीशन पे भी था, यहाँ पे मीन पोजीशन पे, ये मीन पोजीशन है, और दोनों ही कंडीशन में जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो P और Q के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या होगा, हमारा वन ओसिलेशन हो जाएगा, जिसमें ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा था। जाने का जो डायरेक्शन था उसी डायरेक्शन में मीन पोजीशन पे जो होगा वो हमारा वन ओसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी पॉइंट से उठा सकती हो, जैसे मान लो A से ही स्टार्ट किए हम लोग, सपोज दैट। एक ओसिलेशन क्या होता है वो समझते हैं। यहाँ से A से स्टार्ट किए हम लोग, अब यहाँ से क्या होगा, B भी एक्सट्रीम पोजीशन है लेकिन ये नीचे साइड में है, लेकिन वही C पे जब हम आ जाएंगे तो हमारा एक ओसिलेशन पूरा हो जाएगा कंप्लीट, है ना। तो एक ओसिलेशन एक्चुअली क्या होता है, एक कंप्लीट साइकिल। ठीक है, ओसिलेशन मीन्स होता है वन कंप्लीट साइकिल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई पार्टिकल है, इसी फिगर में हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो कोई पार्टिकल है, P से गया, मूव करता हुआ A पे पहुंचा, फिर इसको कुछ और नाम दे देते हैं, मान लो इस पॉइंट को S दे दिए, फिर A से S पे पहुंचा, S से फिर B पे गया, और B से फिर Q पे आया, तो जाके वन ओसिलेशन कंप्लीट हो गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गया, और इसी को हम लोग वन ओसिलेशन कहते हैं। P से A, A से S, S से B, B से Q, ये मिलकर हमारा वन ओसिलेशन हुआ। ध्यान रखना एकदम ऐसे, ये वन ओसिलेशन कंप्लीट हुआ, क्योंकि ये पूरा वन साइकिल। अब यहाँ से फिर अगला साइकिल रिपीट करेगा। जैसे यहाँ से क्या था, ऊपर गया था, तो यहाँ भी ऊपर गया है, तो बिल्कुल उसी चीज़ को रिपीट करेगा। मतलब एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया, एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद दूसरा साइकिल उसी का रिपीटेशन होता है, तो अब रिपीटेशन स्टार्ट होगा यहाँ से। तो ये हमारा ऑसिलेशन हो गया। फिर है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, तो इस ऑसिलेशन को पूरा करने में कितना उसको समय लगा, यानी P से A, S से B, B से Q, ये वन ऑसिलेशन पूरा करने में कुछ समय तो लगा होगा उसको, उसी समय को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल या वन ऑसिलेशन। ऑसिलेशन
यानी वन ऑसिलेशन पूरा करने में जो भी समय लगे। और चूंकि ये टाइम है तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, सेकेंड ही होगा। ठीक है, तो इसका एसआई यूनिट जो समय का होता है, जो टाइम का होता है, वो इसका भी होगा, वो है सेकेंड। ठीक है, अब एक टर्म और बचा है, वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग म्यू साइन है इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी होता है कि एक सेकंड में ये कितनी बार ऑसिलेशन कर लेता है। जैसे मान लो यहाँ से चला, एक ऑसिलेशन हो गया, दूसरा ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, तो मान लो ये अगर एक सेकंड में ये 2 बार ऑसिलेशन पूरा कर लेता है फटाफट, तो हम इसका फ्रीक्वेंसी क्या बोलेंगे, 2 है, 2 हर्ट्ज। इसका ऐसा यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज। तो इसका मतलब कि एक सेकंड में वो 2 बार कंप्लीट कर लिया अपना साइकिल। अगर जिसका 50 हर्ट्ज अगर किसी का फ्रीक्वेंसी है, मतलब एक सेकंड में वो 50 बार ऐसा सर्कल बना ले रहा है, ऐसे 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 एकदम 50 बार कर ले रहा है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। पर सेकेंड इसका ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज, जिसको HZ से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका अगर फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू जो है 1 टाइम पीरियड के बराबर होता है। यानी इसका और टाइम पीरियड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। ये टाइम पीरियड था ना, 1/μ = 1/t इसका फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो अगर इसको हम खींच के छोड़ते हैं, तो जब खींचेंगे तो क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगा। जब छोड़ेंगे जाके एक जगह जमा होगा तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी इसमें ऊपर नीचे नहीं बनेगा, यानी क्रेस्ट और ट्रफ नहीं बनेगा, इसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनेगा। जब खींचेंगे तो रेयर फ्रैक्शन हो जाएगा, जहाँ पे जाके वो सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे, वहाँ पे कंप्रेशन बन जाएगा। यानी कहीं कहीं जैसे मान लो एक जगह बहुत सारे पार्टिकल्स जमा हो जाएंगे, फिर कुछ दूर पे बहुत कम पार्टिकल्स रहेंगे, ये डेंसर हो गया, रेयर हो गया, फिर यहाँ पे बहुत डेंसर पार्टिकल्स बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा डेंस है, फिर आगे बहुत कम डेंसिटी वाले पार्टिकल्स होंगे, फिर आगे बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी वाले पार्टिकल्स हो जाएंगे। यानी जब हम लोग खींचेंगे, जहाँ पे खिंचाव होगा वहाँ पे कम डेंसिटी होगा, और जहाँ पे जाके वो मिलेंगे, मान लो आगे वाला पार्टिकल्स तो पहले से रुका हुआ है, पीछे वाला जब छोड़े तो ये जाके उससे टकराया, तो एक साथ क्या होगा, बहुत सारे पार्टिकल्स जमा हो गए, उसके बाद क्या करेगा, वो उस पार्टिकल्स को आगे धक्का दे देगा, अपने भी पीछे आ जाएगा, तो क्या होगा, वहाँ पर रेयर फ्रैक्शन बन जाएगा। तो अल्टरनेट जो है ना, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन हमेशा बनता रहेगा। सॉरी उल्टा हो गया, ये तो ठीक तो था, यहाँ कंप्रेशन है, ये रेयर फ्रैक्शन, फिर यहाँ पे कंप्रेशन, फिर यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन, फिर यहाँ पे कंप्रेशन, इस तरह से बनता हुआ जाएगा। तो इसमें 2 कंसेक्यूटिव्स कंप्रेशन को ले लो तो क्या होगा, वेवलेंथ। उसमें क्या था, 2 कंसेक्यूटिव्स हम लोग क्रेस्ट ले रहे थे, या 2 कंसेक्यूटिव्स ट्रफ ले रहे थे, उनके बीच का जो डिस्टेंस था उसको हम लोग वेवलेंथ करते थे। यहाँ पे तो क्रेस्ट और ट्रफ बन नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। तो 2 कंसेक्यूटिव्स कंप्रेशन ले लो या 2 कंसेक्यूटिव्स रेयर फ्रैक्शन ले लो, वो क्या होगा, वेवलेंथ के बराबर। यानी ये लेंथ जो होगा वो हमारा वेवलेंथ होगा, या फिर तुम 2 रेयर फ्रैक्शन भी ले सकती हो, ये भी तुम्हारा वेवलेंथ के इक्वल होगा। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा डिफरेंस था कंप्रेशन उसमें लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में। बाकी सारा तुम लोग को टर्म्स तो पता ही है। ऑडिबल साउंड किसको बोलते हैं ये समझ लो। ऑडिबल साउंड जिसको हम लोग सुन सके,
वी कैन हियर, हम लोग सुन पाए। किसको सुन पाते हैं? तो ऐसा साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज़्यादा हो और 20,000 हर्ट्ज से कम हो। उसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से बड़ा होना चाहिए ऑडिएबल साउंड का, लेकिन छोटा होना चाहिए 20,000 हर्ट्ज से। इसके बीच का अगर साउंड है तो हम सुन पाएंगे। अब इससे कम अगर मान लो कुछ ऐसा साउंड है जो 20 हर्ट्ज से भी कम फ्रीक्वेंसी का है तो उसको हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं, जो हम सुन नहीं सकते। ये हो गया इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड ये होता है लेस देन 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कम होता है। और जो साउंड का फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो उसको हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। तो अल्ट्रासोनिक साउंड ये क्या होता है? तो ये इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है मोर देन 20,000 हर्ट्ज होता है। तो हमें अच्छा है कि हम हर चीज़ नहीं सुन पाते हैं, अदरवाइज अगर हम इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक साउंड भी सुन पाते तो इतने जीव जंतु हैं, इतने एनिमल्स हैं जो आवाज़ हमेशा निकालते रहते हैं, हम पागल हो जाते हैं। हमेशा कोई ना कोई आवाज़ हमारे कानों में घुसता ही रहता है। ठीक है, चमगादड़ को शिकार करना है वो आवाज़ निकालेगा, डॉल्फिन को शिकार करना होता है अपनी आवाज़ निकालती है। सब जीव जो है आवाज़ निकालता है, वो हमेशा चिल्लाते रहते हैं। कैसे बैट कैसे शिकार करता है? जैसे मान लो अगर बैट है, देख लो बैट कैसे शिकार करता है। मान लो ये बैट है, यहाँ पे एक बैट है जो उड़ रहा है और यहाँ पे कोई कीड़ा है जिसको उसको पकड़ना है, तो क्या करेगा? यहाँ से वो साउंड निकालता रहेगा, चिल्लाएगा ज़ोर ज़ोर से। जैसे यहाँ पे आएगा टकरा के, इस कीड़े से टकरा गया साउंड, इसके बाद काम नहीं करता दिन में, तो ये क्या होगा? यहाँ पे साउंड से टकराएगा जब जो भी इंसेक्ट है वहाँ पे, तो यहाँ से फिर रिटर्न होना साउंड स्टार्ट हो जाएगा। अब रिटर्न होके इसके पास आएगा तो ये सुन लेगा तो इसके माइंड में कैलकुलेशन हो जाता है कि कितना दूरी पर वो इंसेक्ट है। अगर मान लो कुछ इधर और भी सम जगह भी है, मान लो यहाँ पे दीवार ही है, तो यहाँ से भी तो रिटर्न होके कुछ आएगा साउंड। कुछ हर साउंड तो इसी से नहीं टकरा गया ना, कुछ इससे टकराया, कुछ आगे गया, आगे जाके दीवार से भी टकरा के आया। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको कैलकुलेट करना होता है। वो इंसेक्ट को यहाँ से आएगा, इंसेक्ट को पकड़ेगा और ये साउंड से जो उसको डिस्टेंस का पता चला उससे पहले उसको मुड़ जाना है, अदरवाइज वो जाके फिर से उससे भी टकरा जाएगा, उसके पास आँख नहीं है। तो उसको ये कैलकुलेशन उसके माइंड में बहुत फास्ट होता है। कई बार देखोगे कि ऐसा कन्फ्यूजन उसके साथ हो जाता है, वो दीवार से टकरा जाता है उड़ते उड़ते, क्योंकि तो साउंड निकाल रहा है, उसको क्या पता है कि दीवार है कि क्या है, वो टकरा जाता है। तो इसी जो क्या बोलते हैं इसको अल्ट्रासोनिक जो साउंड क्रिएट करता है बैट, उसी साउंड का जो रिटर्न आता है उस रिटर्न की वजह से ही वो अपने जो भोजन है उसको पकड़ पाता है। ठीक है, उसी तरीके से जो व्हेल मछली है वो सब इंफ्रासोनिक साउंड, या दरियाई घोड़ा जो है वो इंफ्रासोनिक साउंड हमेशा निकालता रहता है, हमेशा वो बोलता ही रहता है, लेकिन हम सुन नहीं पाते, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे वो सुनने के लेवल से बाहर का रेंज है वो। ठीक है, अब अल्ट्रासोनिक साउंड है, इसका और भी यूज़ कहाँ है? एक तो समझो मान लो इसका एप्लीकेशन आ जाए एग्जाम में कि अल्ट्रासोनिक साउंड का एप्लीकेशन बताओ कहाँ है, तो एक तो ये तुमको बता दिया हमने बैट का। फिर अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ जो है ना कहाँ करते हैं हम लोग? अल्ट्रासाउंड जो होता है, तुम देखे होगे बहुत सारे लोगों का अल्ट्रासाउंड होता है। क्या होता है? उसको पानी उनी पूरा पिला दिया जाता है पहले, फिर पेट में उस मशीन से उसको देखते हैं। एक्चुअली जो मशीन लगाते हैं ना, वो मशीन से बहुत तेज़ साउंड निकल रहा होता है, यानी 20
1000 हर्ट्ज से ज़्यादा का साउंड निकल रहा होता है। हम नहीं सुन पाते, वो जो पेशेंट है वो भी नहीं सुन पाता, डॉक्टर भी नहीं सुन पाता, लेकिन वो साउंड जो है वो पेट में जाएगा और वहाँ से टकरा के अगर कोई चीज़ होगा उसके अंदर, मान लो स्टोन बन गया या कोई और समस्या होगी, तो जब वो टकरा के आएगा ना, तो टकरा के आएगा तो इमेज बन जाएगा स्क्रीन पे। ठीक है, तो डॉक्टर समझ जाएगा कि पेशेंट में क्या प्रॉब्लम है, इसलिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। उसमें भी साउंड का ही एप्लीकेशन है। और अगर साउंड का एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हो तो बहुत सारे ऐसे जहाज हैं, जो बड़े बड़े पानी वाले जहाज होते हैं, उसमें मशीन लगा होता है जिसको हम लोग सोनार सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सोनार सिस्टम में ये भी समझ लेना सोनार सिस्टम क्या होता है। जैसे मान लो ये नाव जहाज है, नाव तो हम बना रहे हैं नाव के शेप में, इधर पानी है। अब ये मान लो बहुत बड़ा जहाज है, तो ये जहाज तो तभी चल पाएगा जब काफ़ी पानी हो नीचे। अगर मान लो ऐसी जगह पर वो चलता हुआ फ्लो में चला गया जहाँ पानी कम है, तो वहीं पर अटक जाएगा, फिर वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, फिर दूसरे जहाज़ को बुलाना पड़ेगा उसको खींचने के लिए। तो ये हमेशा जो नाव चलाता है, जो पायलट है उसको पता होना चाहिए कि नीचे में कितना पानी है, नहीं तो फंस जाएगा कहीं भी, या फिर कुछ ऐसा चट्टान तो नहीं है जिससे हमारा जहाज़ टकरा सकता है। तो इन सब का पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए इसमें सोनार सिस्टम लगाया होता है। सोनार सिस्टम में क्या होता है, एक मशीन लगा होता है जो हमेशा कंटिन्यूसली साउंड क्रिएट करता रहेगा। ठीक है, वेव क्रिएट करता रहेगा, और वो जो है टकरा के नीचे जो लैंड है, लैंड से टकरा के, या स्टोन होगा तो स्टोन से टकरा के वो वेव वापस जाता है। यहाँ पे एक रिसीवर भी लगा होता है, ये रिसीवर है, मान लो रिसीवर, जो साउंड को रिसीव करने का काम करता है। तो साउंड कितनी देर में नीचे गया और कितना देर में वापस आया, हमें साउंड का स्पीड तो पता ही है। अब गया और आया, वो समय भी अगर हमें पता चल जाए कि कितना पहले निकला था साउंड और कितनी देर में रिसीव हुआ, तो अगर टाइम भी पता चल जाए, डिस्टेंस स्पीड तो हमें ऑलरेडी पता है, तो डिस्टेंस में निकल जाएगा ना। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है ना स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम और स्पीड दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस निकल जाएगा। दैट मीन्स हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो डेप्थ है वो कितना होगा। जो भी डिस्टेंस निकलेगा उसका आधा डेप्थ होगा। क्यों? क्योंकि ये जाने और आने दोनों का समय मिला लिए ना हम लोग, तो टाइम तो हमने डबल कर लिए हैं। ठीक है, तो जो भी डिस्टेंस निकलेगा उसका हाफ जो डिस्टेंस होगा उतना तक डेप्थ है। पायलट को इससे पता चल जाएगा कि इतना गहराई है, यहाँ पे पानी है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर जल्दी मान लो यहाँ पे बड़ा सा रॉक्स आ गया तो बहुत जल्दी ही टकरा के वापस आ जाएगा, पायलट को पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो डायरेक्शन चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये सोनार सिस्टम में भी हम लोग साउंड का यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो गया? अल्ट्रासाउंड में, बैट अपने प्रे को पकड़ने में यूज करता है, सोनार सिस्टम में भी यूज होता है साउंड का, और साथ में क्या होता है ना, कई ऐसे मेटल होते हैं, बड़ा बड़ा मेटल का टुकड़ा अगर मान लो हम कहीं से खरीदने गए, पता चला कि अंदर से ख़राब है, टूटा हुआ है, कैसे पता चलेगा है कि नहीं है? तो उसके लिए भी क्या करते हैं ना, ये अल्ट्रासोनिक साउंड छोड़ा जाता है। जब उस मेटल में कहीं क्रैक होगा ना, तो सही ढंग से रिसीव नहीं होगा उसका सिग्नल, तो पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं ये डैमेज है। तो डैमेज है तो आदमी उसको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि हर चीज़ को अंदर में बीच में मेटल कहाँ से टूटा है किसको पता चलेगा? अंदर घुस के तो कोई देख नहीं सकता। तो उसके लिए अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इंटेंसिटी क्या होता है? तो जैसे मान लो स्पीकर हम लोग बजा रहे हैं अपने घर में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जब उसके साउंड को हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, ठीक है, तो उसी को इंटेंसिटी बोलते हैं। जैसे मान लो अगर जो सोर्स जितना साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे वो स्पीकर जितना साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वो क्या हो गया? उसका इंटेंसिटी। साउंड प्रोड्यूस बाय सोर्स, जितना सोर्स साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो इंटेंसिटी हो गया। और जितना हम सुन रहे हैं, जैसे मान लो कान उसके बिल्कुल स्पीकर के पास ही चले गए, तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा हमें लाउडनेस सुनाई देगा, लेकिन उसका इंटेंसिटी तो अभी भी वही है। और जब हम दूर चले जाएं तो हमें क्या होगा? लाउडनेस
कम सुनाई देगा। तो इसका मतलब लाउडनेस तो हमारे क्या हो रहा है, हम कम साउंड रिसीव कर पा रहे हैं क्योंकि हम दूर चले गए हैं, तो उसका लाउडनेस कम हो गया। लेकिन क्या इंटेंसिटी चेंज हुआ है? इंटेंसिटी तो वही है, जो ऑब्जेक्ट पहले साउंड जितना क्रिएट कर रहा था अभी भी उतना ही कर रहा है, बस हम आगे पीछे जब ट्रैवल कर लिए उससे क्या हो गया, वो रिसीव हम कम कर पा रहे हैं। तो जो साउंड हम रिसीव करते हैं वो हो गया लाउडनेस, और जो साउंड ऑब्जेक्ट रिलीज कर रहा है वो उसका इंटेंसिटी होगी। ठीक है, तो साउंड रिसीव बाय लिसनर, रिसीव बाय लिसनर, लिसनर जो साउंड रिसीव करे वो लाउडनेस, और साउंड प्रोड्यूस जितना सोर्स करता है वो उसका इंटेंसिटी हो गया। ठीक है, इसमें एक और डिफरेंस क्या क्या है, तो वो है टोन और नोट। नोट क्या होता है और टोन क्या होता है? तो सिंगल साउंड को हम लोग टोन बोलते हैं। जैसे वर्ड अगर कुछ लिखा है, मान लो एप्पल ही लिखा हुआ है, तो ए क्या है इसके लैंग्वेज में? टोन। ठीक है, और पूरा एप्पल क्या हो जाएगा? नोट। यानी सिंगल टोन, सिंगल जो साउंड होता है उसको हम लोग टोन बोलते हैं, और वो बहुत सारे टोन मिलकर एक नोट बनाते हैं। ठीक है, तो नोट, टोन क्या होता है? सिंगल साउंड, सिंगल फ्रीक्वेंसी वाला साउंड, और नोट क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टोन। जैसे मान लो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसमें तुम दबाओगे, बटन दबाते हैं वायलिन वायलिन में, तो क्या होता है? सा रे गा मा पा धा नि का जो टोन निकलता है, और जब उसी को पूरे अच्छे से अगर अरेंजमेंट कर दे तो वो नोट बन जाता है। जो म्यूजिकल कॉपी किसी का खोल के देखना, जो क्लास करते हैं म्यूजिक का, उसमें बहुत सारे नोट लिखे हुए होते हैं, हर गाने का नोट लिखा होता है, कौन सा टोन कैसे किस सीक्वेंस में बजाना है, तो वो पूरे गाने का धुन तैयार हो जाएगा। तो जो सिंगल साउंड होता है, या मोबाइल का जो बटन दबाते हैं उसमें भी आवाज़ आता है, तो वो जो एक फ्रीक्वेंसी का जो आवाज़ आता है, सिंगल जो आवाज़ आता है, वो हमारा टोन हो गया। लेकिन हम पूरा जब एक साथ बजाएं तो हमारा क्या हो गया? नोट। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टोन क्या कहलाता है? नोट। क्लियर है, समझ रहे हो ना? अब एक है मेलोडी और नॉइज। मेलोडी और नॉइज में क्या डिफरेंस है? मेलोडी एंड नॉइज, तो जो प्लीजेंट साउंड होता है वो मेलोडी हो गया। अगर हम लोग को अगर गिटार बजाने को दे दे तो हम लोग तो नॉइज करेंगे, है ना? नॉइज मतलब अनप्लीजेंट साउंड, जिधर मन वो दबाना स्टार्ट कर दिया, कोई धुन बना ना कोई म्यूजिक बना, तो हम लोग नॉइज क्रिएट कर देंगे। लेकिन जिसको चलाने आता है वो उससे प्लीजेंट म्यूजिक निकाल देगा, जिसको हम लोग मेलोडी कहते हैं। ठीक है, तो मेलोडी होता है प्लीजेंट, प्लीजेंट म्यूजिक। ये नहीं आ रहा है? कोई थोड़ा बहुत कटे, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा नहीं करना चाहिए, टी कट रहा होगा हार्डली। और नॉइज में क्या होता है? नॉइज में अनप्लीजेंट साउंड जो होता है, अनप्लीजेंट साउंड, जो किसी भी रिदम में बज जाए। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं क्लास में? नॉइज़ करते हैं। अगर उनको दे दिया जाए इंस्ट्रूमेंट, या ऐसे बोल बोल के भी नॉइज़ करेंगे, है कि नहीं? लेकिन सही ढंग से अगर कोई गाना स्टार्ट कर दे तो मेलोडी हो जाएगा। जो अच्छा सिंगिंग करता है, अगर वो सिंगिंग करना स्टार्ट करे अच्छे ढंग, तो उसको हम लोग क्या करें? मेलोडियस साउंड हो गया वो। और सब एक साथ जब काउं 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 करता है, वो सब क्या है? नॉइज़ है। ठीक है, क्योंकि वो अनप्लीजेंट साउंड होता है। टीचर को बहुत गुस्सा आता है उस पर, गप करने वाला तब गप कर रहा है, उसको पता ही नहीं चला, लेकिन टीचर सुन रहा है, उसको बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो मेलोडियस नहीं होता है। तो मेलोडियस क्या होता है? माइंड को शांत करता है, खुशी हैप्पीनेस देता है। लेकिन नॉइज़ इरिटेट करता है,